नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए ईजीटी बेस्ड जो है क्वेश्चन टॉपिक लेकर के आई हूँ और इसके पहले मैं आपको इसके बारे में बता भी चुकी हूँ। इसमें मैंने बताया था भोजन संरक्षण किसे कहते हैं, भोजन संरक्षण के क्या सिद्धांत हैं और भोजन कितने माध्यम से खराब होता है, यानी भोजन को खराब होने के कौन कौन से कारक होते हैं, ये मैं बता भी चुकी हूँ। और इसके बाद भी मैंने ये भी टॉपिक पढ़ाया है, लेकिन मेरी वीडियो डिलीट हो जाने की वजह से मैं इसको फिर दोबारा बता रही हूँ। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको हेल्थ के प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा और ये आपका जो है अगर नहीं आपको मिलता, आपको ढूंढने पे नहीं मिलता है तो मैं इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो आज चलते हैं अपने भोजन संरक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो देखिए, भोजन संरक्षण हम क्यों करते हैं? सूक्ष्म जीवों को से रोकने के लिए, जिससे हमारे खाद्य पदार्थों क्या करते हैं, नष्ट ना कर सके, उनकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए और उनकी कह सकते वृद्धि को रोकने के लिए, एंजाइम की क्रिया को रोकने के लिए, यानी ये सब कैसे हम रोकने के लिए भोजन को संरक्षित करते हैं, विभिन्न तरीकों से संरक्षित करते हैं। और इसमें टू द पॉइंट है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये हमारी वीडियो जो रहती है ओनली केवल टू द पॉइंट, फोकस्ड पॉइंट रहता है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप पूरा देखिएगा। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक मुझसे जो है गलती हो गई है, क्वाशरकोर की कमी से जो है, यानी क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? तो वो क्वाशरकोर प्रोटीन की ही कमी से होता है। काफी बच्चों का, काफी जो फ्रेंड्स थे उनका मतलब सही बता रहे थे वो, लेकिन मैंने कहीं मतलब पढ़ा हुआ था, पढ़ा क्या उसको मैंने, इसके पहले क्वाशरकोर की प्रोटीन की कमी से ही होता है, लेकिन कहीं कुछ शब्दों में समझ नहीं पाई, इस वजह से हुई। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, बार बार कमेंट आने की वजह से, तो मैंने देखा वो सही था। तो जो क्वाशरकोर है वो प्रोटीन की ही कमी से होता है और जो मेरास्मस होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो ये यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बता दिया और इसके लिए सॉरी। और अब आते हैं टॉपिक की तरफ, खाद्य संरक्षण की विधियां। देखिए भैया, हमने आपको बताया खाद्य संरक्षण क्यों करते हैं, यानी खाद्य संरक्षण के लिए क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, यानी उसकी बिना गुणवत्ता प्रशुद्धता में खराब हुए, यानी उनकी गुणवत्ता में कमी ना आए, ना उसकी न्यूट्रिएंट्स यानी उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें कमी ना हो, इसके उसके लिए संग्रहित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इसी को ही भोजन संरक्षण की विधियां कहते हैं। तो किस लिए करते हैं? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु से रोकने के लिए, कीटनाशक यानी कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे रोकने के लिए भोजन को संरक्षित रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए भोजन संरक्षण किया जाता है। तो अब आते हैं भोजन संरक्षण की कितनी विधियां होती हैं। देखिए, भोजन संरक्षण की मुख्य रूप से आपकी 4 विधियां होती हैं। एक है अरोगाणुता की विधियां, और दूसरा है हमारा भौतिक विधियां, तीसरा है रासायनिक विधियां और चौथा है खमीरीकरण की विधियां। पहला क्या है? अरोगाणुता की विधियां, भौतिक विधियां, रासायनिक विधियां और खमीरीकरण की विधियां। अब देखिए, अरोगाणुता को हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ असेप्सिस। क्या है? मेथड ऑफ एसेप्सिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सूक्ष्मजीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके क्या करते हैं, उनके प्रवेश को रोकने का काम किया जाता है, उनके प्रवेश को रोकने का काम किया जाता है, उनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाए, इसके लिए जो है एस्पेसिस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वायु का विलोपन कर देते हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति ही क्या होता है? आ मेथड ऑफ असेप्सिस कहलाता है। यानी इसमें एनारोबिक और एरोबिक 2 कंडीशन होती है। एरोबिक क्या होती है? इसमें वायु की उपस्थिति होती है, और एनारोबिक क्या होती है? इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। इसी को बोलते हैं वायु का विलोपन। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रकृति ने देखिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकृति खुद ही संरक्षण करने के लिए दिया है। जैसे केले को हम छीलते हैं, केले का छिलका होता है उसके ऊपर, मूंगफली हम छीलते हैं, मूंगफली के ऊपर कवर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे बादाम हुआ, बादाम के ऊपर छिलके होते हैं। तो क्या है, ये प्रकृति ने भी उसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए, संरक्षण रखने के लिए उसको एज छिलके के रूप में देता है। तो उसी तरह से हमें भोजन को संरक्षित करने के लिए ये मेथड ऑफ असेप्सिस होता है। इसमें वायु की अनुपस्थिति की जाती है। जैसे हमारे जैम, जेली, मार्मलेट जो बनाए जाते हैं, उसमें क्या बोतल में भरते हैं, और बोतल में भरने के से पहले क्या होता है, उसको बॉयल करते हैं, उसको गर्म करते हैं,
गर्म करने के बाद उसमें पैक करते हैं तुरंत, और पैक करने के बाद उसमें जगह नहीं बचती, पूरा फुल कर देते हैं। और पैक होने के बाद उसको क्या करते हैं, सील कर देते हैं, और उसके बाद पुनः फिर उबालते हैं पानी में, जिससे उसका जो वायु है उसकी वायु की अनुपस्थिति यानी वायु ना हो, जिससे उससे जो हमारे बैक्टीरिया हैं पनपने ना पाए, अपनी वृद्धि ना करने पाए। तो इसीलिए क्या है, वायु का विलोपन किया जाता है। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ असेप्सिस। दूसरा देखिए फिजिकल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई पॉइंट है फिजिकल मेथड के, जिसको हम बोलते हैं भौतिक विधियां। भौतिक विधियां को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड। इसके देखिए कई हैं, इतनी देखिए आपके पूरे फिजिकल मेथड के ही टाइप्स हैं। देखिए पहला है प्रशीतन, जिसको सबके घर में होता है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, इसमें क्या हमारे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने पाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, और इससे क्या होता है, उष्णता को रोकता है। यानी देखिए हम कोई चीज ला के रखते हैं, देखिए फूड जो है कई प्रकार के होते हैं, एक पेरिसेबल फूड, एक नॉन पेरिसेबल फूड, एक सेमी पेरिसेबल फूड। मैंने इसको पढ़ाया भी इसके पहले भी। पेरिसेबल में किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में जल्दी खराब होने वाले भोज्य तत्व, जैसे हमारे अंडा, दूध, मांस, मछली, सब्जियां हरी, ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं हम घर में रेफ्रिजरेटर में आने के बाद रख देते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर बना रहता है, यानी उसमें गर्मी नहीं आने पाती, उष्णता को रोकता है, जिससे क्या होता है भोजन हमारा जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो खराब नहीं हो पाते हैं। तो ये मेथड होता है प्रशीतन का। दूसरा हिमीकरण, क्या होता है, हिमीकरण। हिमीकरण जो है 20 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं हिमीकरण में। और हिमीकरण के कई मेथड है, एक डीप स्टोरेज है, एक कोल्ड स्टोरेज है, एक चिल मेथड है, और एक सेलार मेथड है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, इस बहुत ही कम टेम्परेचर कह सकते हैं, बर्फ में रखते हैं भोज्य पदार्थों को, इससे ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। यानी जैसे आपका 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको ज्यादा का मतलब यहाँ पर है कि इसके निम्न पॉइंट पर रखते हैं। इससे क्या होता है, भोजन जिस स्थिति में रहता है, जैसे कच्ची चीजें हैं तो कच्ची अवस्था में रहेगी, पक्की होगी तो पक्की ही अवस्था में रहेगी, उसमें कोई एंजाइम की क्रिया नहीं हुई, कोई सूक्ष्मजीव उसमें नष्ट नहीं करने पाएंगे, कोई सूक्ष्मजीव उसमें पनपने नहीं पाएंगे, तो वो हमारी हिमीकरण की क्रिया होती है। और जो हिमीकरण की क्रिया होती है इससे कई मेथड है, क्या है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लीजिए, कितना टेम्परेचर रखते हैं, 20 से 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है इसका। अब देखिए इसमें डीप स्टोरेज, यानी बहुत ही ज्यादा डीप स्टोरेज में क्या होता है, ये 18 से 40 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। मोस्टली में इतने जो ये मेथड है हिमीकरण की, इसमें जो जल्दी खराब होने वाले फूड है, जैसे मैंने आपको बताया अंडा, दूध, मांस, मछली, हरी सब्जियां, यानी जो सब्जियां होती हैं हमारी क्या होती हैं, पेरिसेबल फूड होते हैं। नॉन पेरिसेबल जैसे हमारे अनाज होते हैं, बहुत दिनों बाद मतलब खराब होते हैं, या नॉन पेरिसेबल में होते हैं। अर्ध में क्या होता है, जैसे हमारे चना जल्दी खराब हो जाता है, बेसन खराब हो जाता है, और मूंगफली है, तो ये सब क्या होते हैं, सेमी में आते हैं, यानी सेमी पेरिसेबल बोलते हैं। और ये जो है यानी जो इसमें रखते हैं हिमीकरण में, वो पेरिसेबल फूड को रखते हैं। पेरिसेबल का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं, आपके अंडा, दूध, मांस, मछली, ये हमारे क्या होते हैं, पेरिसेबल फूड होते हैं। तो ये देखिए डीप स्टोरेज में 18 से 40 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। कोल्ड में होता है, ये वृद्धि को रोकने का काम करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, ये 0 से 32 डिग्री, कितना है, 0 से 32 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, जिसमें हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं देखिए वहां पर रखते हैं, इसका स्टोरेज होता है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, जहां पर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। चिल स्टोरेज, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है इसका, 32 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, कितना, 32 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिल स्टोरेज पे रखते हैं। और इसके बाद सेलार में 15 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। क्या होता है सेलार में, भी जान लीजिए, ये व्यापारिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे प्याज, लहसुन, आलू, इन सबको संरक्षित रखने के लिए जो है सेलार मेथड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, सेलार मेथड व्यापारिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे जो पेरिसेबल फूड होते हैं, यानी कह सकते हैं अर्ध पेरिसेबल जो होते हैं, उनको रखने के काम में लाया जाता है सेलार मेथड के द्वारा। जैसे हमारे आलू, प्याज, लहसुन ये होते हैं। अब ये होते हैं हमारे क्या है, फिजिकल मेथड में। अभी आपको पता है प्रशीतन मेथड और हिमीकरण मेथड। तीसरा आता है गैस स्टोरेज। गैस स्टोरेज में क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का काम करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो चीजें होती हैं, यानी जो हमारे फूड होते हैं, उसमें जैसे हम कोई सब्जी लाते हैं
तो थोड़ी देर बाद रखते हैं, क्या होते हैं, वो खराब होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें एंजाइम रिलीज होती है और उस एंजाइम में हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है रिलीज होता है। तो इसी को रोकने लगे, यानी यो जैसे कच्ची अवस्था में तो कच्ची अवस्था में बनी रहे, पकी है तो पकी अवस्था में, ना तो वो सड़ने पाए, ना तो वो पकने पाए, ना तो पका हुआ वो खराब ना होने पाए। ऐसी स्थिति के लिए गैस स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। इसमें उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो रिलीज होता है उनके शरीर से, एंजाइम की क्रिया होती है, उसको रोकने का काम करता है कौन, हमारा गैस स्टोरेज। नेक्स्ट हमारा आता है डिहाइड्रेशन, जिसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्या होता है डिहाइड्रेशन, जिसको हम निर्जलीकरण की क्रिया कहते हैं, सुखाने की क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से कई मेथड इसमें भी है। देखिए प्राकृतिक है और कृत्रिम है। तो प्राकृतिक में सभी को पता है कि हम धूप में कोई चीज रखते हैं, सूख जाती है और वो काफी दिनों तक स्टोर करके हम साल भर रख सकते हैं। और बीच में धूप दिखाते रहने से उससे बैक्टीरिया नहीं पनपने पाते हैं, उसकी वृद्धि रुक जाती है सूक्ष्म जीवों की। यानी हमें कुल मिला के भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक रूप में धूप का हम सहारा लेते हैं। और कृत्रिम रूप में जो है डिहाइड्रेशन के लिए स्प्रे का प्रयोग करते हैं। रोलर यानी गर्म रोलर से, जैसे हमें दूध बनाना हुआ, दूध से दूध का पाउडर बनाना हुआ, अंडे से अंडे का पाउडर बनाना हुआ, मछली से मछली का पाउडर बनाना हुआ, यानी इस तरह से बनाने के लिए इन कृत्रिम मेथड का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम जो है भोजन को संरक्षित रखते हैं। क्या क्या है, स्प्रे मेथड, रोलर मेथड और ड्रम मेथड, इनका प्रयोग करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उच्च ताप का प्रयोग करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत डायग्राम रूप में मैं बताती हूँ, जिससे आपका टॉपिक वो कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाए। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए उच्च ताप का प्रयोग करके, यानी हाई टेम्परेचर पे भोज्य पदार्थों को मतलब कि सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु पनपने नहीं पाते हैं, उनकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। किस मेथड के द्वारा, उच्च ताप का प्रयोग करके। ये देखिए इसमें हमारी जो पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेस्चुराइजेशन। क्या होता है, पेस्चुराइजेशन की क्रिया होती है। इसमें दो मेथड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, HTST, दूसरा LTHT। क्या है, HTST, दूसरा LTHT। अब देखिए क्या होता है, HTST का मतलब हाई टेम्परेचर, ST माने शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा, यानी 15 सेकंड तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर लास्ट सबसे लो पॉइंट यानी 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। 15 सेकंड तक हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस उसको ठंडा करते हैं। तो ये मेथड हमारा होता है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कम समय के लिए। और इसका जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 72 डिग्री सेल्सियस, और उसी के इक्वल, यानी चाहे आप 72 डिग्री सेल्सियस कहिए, चाहे 162 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जो डिजिट होती है 162 मतलब फ़ारेनहाइट की, वो ज्यादा होती है, सेल्सियस की कम होती है। तो ये बातें आप याद रखना, 72 डिग्री सेल्सियस या 162 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा LTST, LT का मतलब लो टाइम यानी कम समय, हाई टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर क्या हो, लो हो, और हाई टाइम यानी समय ज्यादा हो, यानी लो टेम्परेचर पर बहुत धीरे धीरे लगभग 30 मिनट तक उस पर दूध को पकाते हैं, रखते हैं। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं पनपने पाते हैं, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। किसमें, LTHT के द्वारा। इसका जो टेम्परेचर याद रखना, ये 62 डिग्री है, देखिए 72 था, क्या था ये 72 था, ये 62 डिग्री है सेल्सियस है, और इसमें 162 है, ये 143 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये दोनों बातें याद रखना, HTST क्या होता है और LTHT क्या होता है। तो हमने अभी आपको बताया हाई टाइम शॉर्ट टाइम, सॉरी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर हाई टाइम, तो ये याद रखना। अब आता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग इसमें हम क्या होता है, जो हमारे सब्जियां होती हैं और भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी छिलके को उतारने के लिए यह मेथड को अपनाते हैं। दूसरी बात, इससे क्या होता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ताज़ा मतलब कि ताज़ा बने रहते हैं, और एंजाइम इससे नष्ट हो जाता है, यानी जो इसमें एंजाइम की क्रिया होती है जिससे हमारे भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, इससे क्या होता है, इसको हम दूर कर देते हैं, इससे एंजाइम ब्लांचिंग की क्रिया से, यानी एंजाइम की क्रिया नहीं होने पाती है। और ये देखिए नेक्स्ट मेथड है स्टरलाइजेशन, जिसको विसंक्रमण मेथड कहते हैं, जिसमें जैसे हम जो बोतल कैनिंग की क्रिया करते हैं, जैसे जो डिब्बे जैसे जैम जेली रखते हैं कांच के उसमें बोतल में, तो उसको भरने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको पानी में उबालते हैं, जिससे उसको
स्लाइशन किया जा सके, विसंक्रमण की क्रिया किया जा सके, जिससे उसमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना ही ना हो। तो ये हमारा होता है स्लाइशन की क्रिया। और इसके बाद हमारा आता है कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग जान लेना, डिब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके लिए कैनिंग। क्वेश्चन आता है डिब्बा बंद के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है भोजन संरक्षण के लिए, तो कैनिंग एंड बॉटलिंग की क्रिया होती है। इसमें भोजन को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जैम जेली मार्नेट को सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनको पहले बोतल को खाली ही गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद उसमें पानी मतलब कि जैम या जेली को भरने के बाद फिर पुनः उसको उबलते पानी में उस बोतल को, भरे हुए बोतल को उबालते हैं, जिससे उसको विसंक्रमण किया जा सके। तो ये हमारी क्या क्रिया होती है, कैनिंग एंड बॉटलिंग की क्रिया। और ना इसी में हमारा भौतिक विधि में आता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, गामा किरणों का प्रयोग करके भोजन को संरक्षित रखते हैं। देखिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहां पे रेडिएशन की क्रिया से जो है भोजन को सुरक्षित करते हैं। गामा किरणों के द्वारा उनका उपयोग करके भोजन को उसी टेम्परेचर पे, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसी टेम्परेचर पे बनाए रखने के लिए गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके जीवाणु क्रियाशील ना हो, निष्क्रिय बने रहें। तो इसके लिए रेडिएशन की क्रिया होती है। तो एक बार देख लेते हैं जो भौतिक क्रिया होती है। इसमें प्रशीतन आता है, हिमीकरण, गैस स्टोरेज, डिहाइड्रेशन, उच्च ताप का प्रयोग, ब्लैंचिंग की क्रिया, डिस्टिलेशन, कैनिंग एंड बॉटलिंग और रेडिएशन। तो इतने मेथड होते हैं किसके, भौतिक मेथड। अब आते हैं रासायनिक विधियां। इसमें हमने अभी आपको लिखा है, देखिए रासायनिक विधियां, इसको हम केमिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ केमिकल तत्वों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम क्लोराइड यानी जैसे नमक। तो इन सब का भी प्रयोग करते हैं रासायनिक विधियों के द्वारा। इसमें हमने मुख्य रूप से 3 लिया है, शक्कर के द्वारा, नमक के द्वारा और अम्ल के द्वारा। सबसे पहले इसमें जानिएगा ऑस्मेटिक प्रेशर यानी परासरण दबाव की क्रिया के द्वारा भोजन को, भोज्य पदार्थों को संरक्षित होते हैं। इसमें आपके अचार बनाने के लिए ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें मुरब्बा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें जो ये भी याद रखना कि कितना चीनी डालते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया भी है। देखिए शक्कर जो है, कोई हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित रख रहे हैं, जैसे हम मुरब्बा बना रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें जो चीनी की मात्रा होती है, जितना भोज्य पदार्थ होता है उसमें उसका 68 से 70% भाग यानी लगभग आपका चीनी से उसको क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा उसको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, जिससे वो नष्ट ना होने पाए। तो ये शक्कर के द्वारा होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा वो क्या होते हैं, प्रिवेंट किए जाते हैं, रोके जाते हैं। तो याद रखना है, जो हमारे मुरब्बा बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, इसमें 68-70% तक क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नमक के द्वारा। नमक भी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा नमी को खींच लेती है, नमी को सोख लेती है ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। और इसमें जो नमक डालते हैं 15 से 20% यानी जितना हमारा खाद्य पदार्थ है जिसको हम संरक्षित रख रहे हैं उसका 15 से 20% तक हम नमक डालते हैं। इससे उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा नमक से उसकी जो नमी होती है नमक अपनी तरफ प्रसरण क्रिया के द्वारा खींच लेती है और सोख लेती है। नेक्स्ट हमारा आता है अम्ल के द्वारा। अम्ल, इसमें हमारा टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिरका और एसिटिक अम्ल। देखिए एक चीज आपका आता है, नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है। देखिए नींबू में आपकी कौन सी एसिड पाई जाती है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप हमें कमेंट बताएंगे, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। और सिरके में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या होता है, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है और आपको नींबू में बताना है। ये टार्टरिक जो होता है ये इमली में पाया जाता है और जो साइट्रिक एसिड है, अब आपका आंसर किसी में छिपा हुआ है। तो अब आते हैं हमारा अम्ल के द्वारा। तो ये हमने बता दिया कि जो विभिन्न प्रकार के जैसे अचार बनाते हैं क्या करते हैं, उसमें अम्ल डालते हैं यानी सिरका डालते हैं। सिरका हमारा क्या है, अम्ल है। इससे क्या होता है, वो सूक्ष्म जीवाणु उसमें पनपने नहीं पाते हैं और इससे जो हमारा भोजन होता है वो सुरक्षित रहता है, भोजन पदार्थ। अब आता है हमारा खमीरीकरण की क्रिया। क्या आती है, खमीरीकरण की क्रिया, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है अल्कोहल अम्ल, खमीरीकरण की क्रिया। तो देखिए लैक्टिक अम्ल खमीरीकरण की क्रिया में क्या होता है कि देखिए जो हमारे दूध होते हैं उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या होता है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। उसको जो है क्या होता है, उस पर लैक्टिक एसिड जो जीवाणु होता है, लैक्टिक एसिड जीवाणु होता है, वो वायु की उपस्थिति में यानी एरोबिक क्रिया, दो क्रिया मैंने आपको बताया, एनोरोबिक और एरोबिक। एरोबिक का मतलब वायु की उपस्थिति में और एनारोबिक मतलब वायु की अनुपस्थिति में। तो इसमें वायु की उपस्थिति में प्लस लैक्टिक एसिड
ये दोनों मिलाकर के जो है लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। किसको? लैक्टोज शर्करा को। लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलने के लिए जो लैक्टिक एसिड जो जीवाणु होता है प्लस वायु, इन दोनों की क्रिया से जो हमारा लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। किसके द्वारा? खमीरीकरण की क्रिया के द्वारा। दूसरा आता है एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है? ये हमारा जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल में प्लस एल्कोहल और एसिटिक एसिड और वायु की उपस्थिति में जो होता है वो किसमें बदल जाता है? एसिटिक अम्ल में। यानी जो आपका सिर्फ जो एल्कोहल है किसमें बदल गया? वो एसिटिक एसिड में बदल गया। किसकी उपस्थिति में? एसिटिक अम्ल प्लस वायु की उपस्थिति में। तीसरा आता है एल्कोहल खमीरीकरण की क्रिया। एल्कोहल खमीरीकरण में क्या होता है? ये दोनों वायु की उपस्थिति में होती है। और तीसरा हमारा वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्या है? वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसी को बोलते हैं एनारोबिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिएक्शन होता है। इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है। इसमें जो हमारे अनाज होते हैं जैसे हमारे दाल हुआ, चावल हुआ, इनसे क्या आता है? जो कार्बोज इसमें पाया जाता है उनके खमीरीकरण की क्रिया होती है। जिससे हम इडली, डोसा ये सब जो बनाते हैं वो खमीरीकरण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, एल्कोहल खमीरीकरण के द्वारा। इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, एनारोबिक रिएक्शन होता है जिसके द्वारा ये भोज्य पदार्थों को हम बनाते हैं। तो ये मेथड हमारा खमीरीकरण की हुआ, लैक्टिक एसिड खमीरीकरण, एसिटिक एसिड खमीरीकरण और एल्कोहलिक खमीरीकरण। तो 3 मेथड हो गए। रासायनिक में हमने आपको 3 बताया, शक्कर द्वारा, नमक द्वारा और अम्ल के द्वारा। और ये मैंने आपको फिजिकल मेथड में बताया, प्रशीतन के द्वारा, हिमीकरण के द्वारा। और हिमीकरण में 4 हैं, डीप स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज और शिलार। शिलार व्यापारिक क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है व्यापारिक रूप में। उसके बाद गैस स्टोरेज, डिहाइड्रेशन 2 है, प्राकृतिक और कृत्रिम। उच्च ताप का प्रयोग करके, उच्च ताप में पाश्चुरीकरण की क्रिया होती है, पाश्चुरीकरण की 2 क्रिया होती है, HT, उसके बाद हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें लो टेम्परेचर हाई टाइम, ब्लांचिंग की क्रिया, स्लाइसिंग की क्रिया, कैनिंग एंड बॉटलिंग और लास्ट हमारा रेडिएशन। ये हमारे भौतिक विधि है। उसके बाद हमारा आरोग्यता की विधि यानी मेथड ऑफ स्पेसिस। इसमें एनारोबिक की कंडीशन में वायु का विलोपन करके भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। तो ये हमारे कुछ मतलब कि भोजन संरक्षण की विधियां हैं जिसमें मैंने आपको डिटेल बताया यहाँ पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अवश्य इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य ही रहते हैं। और ये हमारी वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आएगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और भी कोई कन्फ्यूजन होगा या कोई हमारी कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का आपके द्वारा मौका मिलता है और आपके कमेंट पढ़ने में अच्छे लगते हैं। और ऐसे ही आप हमें मोटिवेट करते रहिए और खुद साथ में पढ़ते रहिए और आगे की तरफ जाते रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।